हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और आज का ताज़ा रिपोर्ट पता चल गया होगा, ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों को हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामना, बधाई। जिनको नहीं हुआ है कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं हुआ है इसका मतलब इससे अच्छा चीज होने वाला है। अच्छा चीज इसीलिए होने वाला है, इतनी बड़ी वैकेंसी सरकार ने दे दिया है। इकोनॉमिक्स में चर्चा होती है नेसेसरी और एसेसरी, सप्लीमेंट्री गुड्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स नहीं है या सप्लीमेंट्री गुड्स है। ग्रुप डी का नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एनटीपीसी का 1,40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपके साथ है। अब आपके पास, अब आप में यह गुण होना चाहिए कि बहुत लोग जिसका ग्रुप डी में नहीं हुआ, जैसा हमसे कुछ लोग मिले और परेशान हुए, आज इस डेली टेस्ट विद डिस्कशन में भी शामिल नहीं हुए हैं, वो चिंता में है कि मुझसे ग्रुप डी का भी नहीं हो पाया। मैं बता दूं, ग्रुप डी का नहीं हुआ। सोच अपनी अपनी, समझ अपनी अपनी। ग्रुप डी का नहीं हुआ इसका मतलब आप उस लायक नहीं थे, आप उससे अच्छा लायक हो। इसीलिए ईश्वर ने आपको उस लायक नहीं भेजा। दूसरी बात, आप जितने भी एनटीपीसी के तैयारी करने के लिए आए हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं, एनटीपीसी आपके जीवन के लिए सबसे सुनहरा मौका है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह डू एंड डाई का नीति का पालन करते हुए फेस किया जा सकता है, करो या मरो। जिस तरह महात्मा गांधी ने 1917 में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए और चंपारण सत्याग्रह से केवल चंपारण के किसानों में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन बीच में स्थगित कर दिए, 12 फरवरी 1922 को स्थगन कर दिए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चले, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के साथ स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंचकर समुद्री नमक से बालू बनाकर, समुद्री बालू से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्या हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी इरविन समझौता के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने चल गए लंदन, बीचे में छोड़ के। फिर उधर से जब खाली हाथ लौट के आए तो कहे कि भैया हम खाली हाथ लौट के आए हैं, लेकिन देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। और फिर से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिए, जो 1934 तक आते आते बिना किसी ठोस आधार का समाप्त हो गया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किए, वो भी कोई ठोस नतीजा तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया। मतलब एक से एक योजना ला रही थे, एक से एक असफल हो रहा था, फिर भी गांधी जी धैर्य नहीं आए। गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास रखे। पुरजोर विरोध किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। छोड़िए, बस गांधी जी आप राष्ट्रपिता हैं, आप बापू हैं, आप मोहनदास करमचंद गांधी हैं, आप मंगल बाबा हैं, आप जादूगर हैं। आप अपने आप को अब सिमट लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता के मन से आपका विश्वास उतरता जा रहा है। ऐसा सिद्ध हो चुका है जब 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने आपके द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिए थे। तो में भी जनता का विश्वास आपसे उतर रहा है। महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। महात्मा गांधी ने गुस्सा करके कहे कि देख भैया, यदि तुमको लगता है कि कांग्रेस है तो मैं हूं, गलत है सोच। मैं हूं तो कांग्रेस है। मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूं। महात्मा गांधी का इस दृढ़ निश्चय पर जवाहरलाल नेहरू चेप हो गए और फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। महात्मा गांधी ने कहते कि जो काम वर्षों से हम भारतीय नहीं कर पाए हैं, वो काम चुटकी बजाएंगे और अब अंग्रेज भारत छोड़कर भागने के लिए विवश हो जाएगा। करो या मरो की नारा दिया।
अंग्रेजों भारत छोड़ो। और सच में मैं बता दूं, भारत में 1917 से 1942 कुल मिलाकर 25 वर्ष में जो काम नहीं हो पाया, वो काम मात्र 5 वर्ष में। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया और अगस्त 1947 को अंग्रेज बढ़िया बिस्तर बांध के कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, भारत को आजादी दे दिया। मतलब जो काम अभी से आप पिछले 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल से नहीं करते आ रहे थे और अभी तक रिजल्ट में बाधा थी, अब आपको महात्मा गांधी के तरह आपको डू एंड डाई का नीति अपनाना है, करो या मरो। बेरोजगारी से नाता छोड़ो, मतलब ये बेरोजगारी आप हटा सकते हैं बशर्ते 3 महीना केवल अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचेंगे तो आप का रिजल्ट हो जाने के बाद आप इस लायक जरूर हो जाएंगे कि आप दूसरे के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी आप सामाजिक जीवन में व्यतीत करेंगे, अभी आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है रिजल्ट गड़बड़ाने के बाद समाज आपके बारे में सोचना छोड़ दे। अतः जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं या जो हमसे ऑफलाइन में अभी क्लास में है, सब लोग से अनुरोध है कि केवल 3 महीना मिनिमम अपने बारे में सोचना है। रिजल्ट हो जाने के बाद इनकलाब जिंदाबाद होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और मैं इसी सुखमय भविष्य के लिए ईश्वर से आप लोग के सुखमय भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं और अपने मेहनत के बदौलत आपसे भी मेहनत करवाने का प्रयास करता रहता हूं। जितने भी YouTube चैनल पे देख रहे हैं, आज क्या जम्मू कश्मीर के लोग आश्चर्य लगा, सुबह में जम्मू कश्मीर से फोन आया कि सर जी मेरे को पेन ड्राइव कोर्स चाहिए। मतलब जम्मू कश्मीर का लोग भी रेलवे का वैकेंसी भरा है। केरल से फोन आया, केरल से मैसेज आया है, तमिलनाडु से आप YouTube का मैसेज देखिएगा, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं लिखा मैं पंजाब से हूं, मैं जयपुर से, मैं राजस्थान को। अर्थात आप कहीं भी रहो, कौटिल्य जीएस के मदद से आप NTPC में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आप जो हम पर विश्वास किए हैं, इस विश्वास पे मैं हमेशा खरा उतरूं, चाहे ऑफलाइन वाले या जो देख रहे हैं ऑनलाइन वाले। मां सरस्वती, गॉड, ईश्वर, अल्लाह सब आप लोग के साथ है। बार बार कहते हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं जो व्यक्ति अपने साथ खुद रहता है। ईश्वर उन्हीं के साथ रहते हैं जो व्यक्ति अपने साथ खुद देता है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं। इसी सब के साथ आज का डिस्कशन को प्रारंभ किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी निवास करने के मौलिक अधिकार पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो सबको पता है जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर हमारे अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया स्वतंत्रता लागू नहीं है, जिसमें अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारत में भारत का नागरिक हमने कहा क्योंकि अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया अधिकार या दिया गया स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिक के लिए है। हमारा जो भाग 3 है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, या मूल अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिया गया है। कुछ मूल अधिकार को छोड़कर वह कुछ मूल अधिकार है 5, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। मतलब अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 और 30, या 5 मूल अधिकार केवल और केवल इंडियन के लिए है, भारतीयों के लिए। बाकी शेष अनुच्छेद में दिया गया मूल अधिकार भारतीयों के लिए भी है और तो अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों के लिए, जिसमें हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। दूसरा, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। चौथा, बिना रोक टाक का किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवा, किसी स्थान को छोड़ देने या किसी स्थान पर बस जाने की स्वतंत्रता। छठा,
संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, और 7वां था वृत्ति और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जिसमें 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। यह अनुच्छेद में लास्ट में कहा गया है, इन वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में 6। इस अनुच्छेद में लास्ट में कहा गया इन सभी स्वतंत्रता पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इन सभी स्वतंत्रता पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब आपके बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको किसी स्थान पर बस जाने, जम्मू कश्मीर में आप नहीं बन सकते हो। मतलब उत्तर क्या निकलेगा पहला का, कितना, जम्मू कश्मीर, डी नंबर। 1-2 पॉइंट लिख लेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिखेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत दिया गया विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है, जिसमें हमारे मूल संविधान में भारतीय नागरिक को 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था। 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, जिसमें 44वें संवैधानिक संशोधन 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, जिसमें 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 का 4 या एफ, अनुच्छेद 19 का 4 या एफ के तहत संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को निरस्त कर दिया गया है, को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में कितना है भाई, वर्तमान में लिखें, वर्तमान में 6 स्वतंत्रता ही है। अब कभी कभी देखा 6 में ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी हट, एफ हट गया, एफ हट गया तो कौन है अब, जी है। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, एफ था खत्म हो गया, और जी में क्या है। हिंदी में पूछता है क ख ग घ अंग, च हट गया है, वर्तमान में अब क्या है, 6 है। लिखेंगे अनुच्छेद, स्पीड में लिख लीजिएगा, ट्रिकी वे में, अनुच्छेद 19 का क या ए अभिव्यक्ति मतलब बोलने, विचार देने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख या बी में, ख या बी में बिना अस्त्र शस्त्र का घूमने फिरने या घूमने की स्वतंत्रता
ग या सी में समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता घ या डी में सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता अंग या ई में भारत में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। अब बाद लिखिएगा जम्मू कश्मीर एवं जनजातीय क्षेत्र। उत्तर भी निकल गया होगा, जम्मू कश्मीर और जनजातीय क्षेत्र। एगो बच गया, वो लिखी ले, छ या जी में, चूंकि च तो हट गया, छ या जी में वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता। वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता। वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता। चलो दूसरा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 71 है, उसको काट के 70 कर लेंगे। 71 को काट के 70 कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 70वां संवैधानिक संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया। जल्दी से ब्रीफ हिस्ट्री ले लें। 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषणा किया गया और इसी 69वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। तब क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो पहला लाइन में कहेंगे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद आया तो दो भागे बांटे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। दूसरा, विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। तब क्वेश्चन आएगा लोकसभा राज्यसभा 29 राज्य एवं दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति क्वेश्चन आया हुआ आपने सेट में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, चाहे इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा को, सबका सब हिस्सा लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में न तो विधानसभा के कोई सदस्य हिस्सा लेते हैं, न ही विधान परिषद के कोई सदस्य हिस्सा लेते हैं। एक लाइन लिखेंगे 69वां संवैधानिक संशोधन 69 69वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को सॉरी 1991 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करते हुए
या 70 सदस्यीय 70 मेंबर वाला 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। फिर अगला पॉइंट 70वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी को, पहले क्या था पांडिचेरी, पुडुचेरी को, या एक टर्म जोड़ देंगे, पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। अब जब हो ही गया तो इसका चर्चा कर ले। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 सत्र के अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीना? चुपचाप सुनिएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन। अब देखो संसद का सत्र, संसद का सत्रावसान, लेकिन हमने संसद का विघटन का शब्द का यूज नहीं किया। हमने किसका यूज किया? लोकसभा के विघटन, क्योंकि हमको पता है संसद के 2 सत्र, उच्च सदन, 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्ति होता है। लेकिन लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से अनुच्छेद 85 का प्रयोग करता हुआ उसे भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब तक एकमात्र लोकसभा 5वीं लोकसभा थी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का था। कहेंगे 5 में 5 कट जाता, इसीलिए 5 में 6 हो गया। 5 में 5 नहीं है, पालकी 5 में 6 है। एक लाइन सीख लिखेंगे, उत्तर क्या निकलेगा? 3 का ए नंबर लिखेंगे। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद के सत्र सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, संसद में 3 प्रकार का सत्र होता है। एक वर्ष में कितने सत्र? 3 सत्र होता है, जिसमें पहला बजट सत्र,
बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीत सत्र। जिसमें 2 सत्र के बीच का समय अंतराल, 2 सेशन के बीच का समय अंतराल 6 महीना से अधिक का नहीं होना होता है। 2 सत्र के बीच का अधिकतम समय अंतराल मतलब मैक्सिमम 6 महीना, उससे हमेशा कम ही होगा, उससे ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का होता है। उत्तर भी निकल गया होगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन फंसा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 53, अनुच्छेद आपका ऑप्शन में है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, अर्थात कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही प्रारंभ होता है। लेकिन वह अपना कोई भी कार्य प्रधानमंत्री के सलाह से ही करेंगे या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे। अतः कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। एक लाइन लिख लेंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। किंतु वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। एक और ऑप्शन है अनुच्छेद 73, आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में एक और अनुच्छेद है 73। अब 73 में क्या है? केंद्र के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 73 में केंद्र के कार्यपालिका शक्ति, केंद्र के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा क्वेश्चन का है कालाहारी मरुस्थलीय में निवास करने वाले जनजाति क्या कहेंगे? बुशमैन। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन। 4 का 1। लेकिन और जो 2 है, जब क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते बुशमैन कहां? कालाहारी, मसाई केनिया, माओरी न्यूजीलैंड और जूलू दक्षिणी अफ्रीका, खासकर नेटाल क्षेत्र। नेटाल क्षेत्र। 5वां क्वेश्चन पारसनाथ। उत्तर निकल गया 4 का 1। उत्तर क्या निकलेगा? 4 का 1। 5वां क्वेश्चन कह रहा है पारसनाथ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? सबको पता है, छोटा नागपुर पठार की सबसे चोटी है। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है शुष्कता से बचने के लिए, शुष्कता का सहन करने वाली प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहेंगे? जीरोफाइटिक प्लांट। 6 का 1 जीरोफाइटिक प्लांट। अब आइए, जीरोफाइटिक प्लांट जितने में मरुस्थलीय पौधा है शुष्कता से बचने के लिए अपनी पत्ती को कांटा के रूप में रूपांतरण कर लेता है, ताकि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया, उष्वेदन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो सके। जिस दिन देखते हैं हम लोग को शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है, शरीर हकहका जाता है, मतलब शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। उसी तरह से यदि पेड़ पौधा में बहुत ज्यादा उष्वेदन की प्रक्रिया हो, पेड़ पौधा मुरझा जाता है। गर्मी के दिनों में सुबह और शाम के समय पेड़ पौधा हंसता हुआ न्यूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा, लेकिन दोपहर के समय वही पेड़ पौधा मुरझाया हुआ रहता है। रीजन ट्रांसपेरेशन है, रीजन उष्वेदन है। अब आइए,
मरुस्थलीय क्षेत्र में वैसे ही आर्द्रता कम है और उस स्वेदन की प्रक्रिया बनती रहे तो पता चलेगा न राधा मिला न विशाले सना, न इधर ही रहे न उधर ही रहे, मतलब पौधा सूख जाए। एक लाइन सिर्फ लिखेंगे, जीरोफाइटिक प्लांट हिंदी में क्या कहेंगे? मरुस्थलीय पौधा। अपनी पत्तियां को रूपांतरित करके स्पाइन या कांटा में बदल जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य उत्स्वेदन, जिसे वाष्प उत्सर्जन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्स्वेदन की क्रिया को कम करना है। उत्स्वेदन की क्रिया को कम करना है। अब मरुस्थलीय पौधा मान लिया जाए जीरोफाइटिक, आपके स्क्रीन पर है नागफनी कैक्टस का पौधा हमने बनाया है। इस कैक्टस के पौधा में कांटा क्या है? पत्ती है और फूला हुआ मांसल भाग तना है। इस कैक्टस के पौधा में फोटोसिंथेसिस का काम, प्रकाश संश्लेषण का काम तना करता है और तना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, कांटा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। उत्तर निकल गया। अब तीसरा ऑप्शन जरा सा देख ले, बी नंबर में कह रहा है टेरिडोफाइटा, लिख लेंगे टेरिडोफाइटा विकसित और पुष्पीय पौधा है। विकसित और पुष्पीय पौधा है। अगला स्पोरोफाइटिक, जिसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं मृतोपजीवी। इसके अंतर्गत कवक या फंगी को शामिल किया जाता है। अब देख कवक क्या करता है, कवक के शरीर में क्लोरोफिल नहीं है। कवक आर्द्रता युक्त अप्रकाशित भागों में पाया जाता है, अतः अपना भोजन के लिए सड़े गले मरे हुए पदार्थों से अवशोषण विधि के द्वारा ग्रहण करता है। अतः कवक को मृतोपजीवी या स्पोरोफाइट कहा जाता है। लेकिन देख भाई, मशरूम या गोबर छत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकर, भी एक प्रकार का कवक है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। कवक पेनिसिलियम के द्वारा ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रयोगशाला में पहला एंटीबायोटिक तैयार किया था। मतलब कवक यूजफुल भी है, कवक हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि इससे एक रोग होता है दाद खाग। कवक से हम लोग के शरीर में कौन सा रोग? दाद खाग। अब आप कहिएगा सर इसको भी बता दीजिए, यूट्यूब वाले कहेंगे इसको भी बता दीजिए। तो भाई यूट्यूब पर ह्यूमन डिजीज का एक टॉपिक दिया हुआ है, पूरा टॉपिक देख लेना। इनकलाब जिंदाबाद एनटीपीसी में 5 क्वेश्चन अधिकतम आने की संभावना है। रोग, क्योंकि रोग में हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम स्पेशल पहले था, फिजिक्स स्पेशल। अब क्या होगा, क्योंकि बायोलॉजी साइंस की चर्चा 3 बार किया गया है, एक समान विज्ञान, एक जीवन विज्ञान, एक पर्यावरण विज्ञान।
3 बार आपके सिलेबस में साइंस की चर्चा, तो जाहिर सी बात दिखा रहा है कि बउआ हम बायोलॉजी में इस बार सुपरहिट करेंगे। अतः बायोलॉजी के सारे टॉपिक को हम हो सकता है किसी दिन बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे टेस्ट के अलावा। एक बाबू ने मैसेज किया था कि सर प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कशन कर दिया जाए, एक एक चैनल एक एक वीडियो बनाकर। ठीक है, आपके इस सलाह को मैं सलाखों पे लूंगा, मौका मिला तो यह भी अगले सप्ताह में आप तक इस प्रकार का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन। बहुत बीच में कहते हैं सर ऑफलाइन ऑफलाइन कहते हैं, सर ऑनलाइन में आइए। हमने अपने चैनल प्रोड्यूसर को आपके इस बात को लेकर कहे कि भाई YouTube पे डायरेक्ट क्लास का मटेरियल कैसे जाए, तो ये लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, क्योंकि 4-5 कंडीशन है। आईपैड मेरा, स्क्रीन, बोलना, मिक्सिंग करना क्लास में ही, सब कुछ एक साथ होता रहेगा। आशा और विश्वास है विश्वकर्मा बाबा साथ दिए तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जो क्लास का चीज डायरेक्ट आप YouTube पे लाइव देख पाएंगे। अभी क्या है, अभी लेट इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये लोग को टाइम लग जाता है मिक्सिंग करने के लिए, 4-4 मोड मिक्सिंग किया जाता है, तब दिक्कत होता है। ऑफलाइन वाले को कोई दिक्कत नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन चले। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार के चट्टान से? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान? और 7वां क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। एक लाइन लिख लेंगे, आग्नेय चट्टान, आग्नेय ऑब्लिक प्राथमिक चट्टान। में सभी धात्विक खनिज, में सभी धात्विक खनिज पाया जाता है। धात्विक खनिज पाया जाता है, किंतु ऊर्जा के संसाधन वाले खनिज ऊर्जा के संसाधन वाले खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है क्योंकि आग्नेय चट्टान में, क्योंकि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म फोसिल्स और परत या लेयर का अभाव रहता है। परत या लेयर का अभाव रहता है। परत या लेयर का अभाव रहता है। सिर्फ एक लाइन, ऊर्जा संसाधन वाले खनिज, ऊर्जा संसाधन वाले खनिज परतदार या अवसादी या तलछटी, उसे अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंट्री चट्टान रॉक में पाया जाता है। अवसादी या तल छटी, तल पर छटना चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 8वां नंबर का रहा है,
तो उत्तर क्या निकलेगा 7 का बी। 8वां नंबर, संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को तैयार, अभिभाषण को तैयार करता है कौन? मंत्रिमंडल। अब देखो अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन। 85 टू 87, 85 टू 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक उसी प्रकार का कंसेप्ट याद रखेंगे, इससे राज्यपाल भी जुड़ जाएगा कि अनुच्छेद 85 में प्लस जोड़ देंगे 89, बन जाएगा कितना? 174। 9 5 14, 8 8 16 1 17। 85 में राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विधानसभा का विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा किया गया है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। 89 जोड़ देंगे तो 9 7 16 176। 176 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण तैयार होता है, अभिभाषण देते हैं, जिसका तैयारी राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब आइए अभिभाषण कब देंगे? तो इसमें कहा गया है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक, प्रथम सत्र बजटकालीन सत्र होता है, बजटकालीन सत्र की पहली बैठक या नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा सदन में अभिभाषण दिया जाता है, जिसकी तैयारी कौन करता है? केंद्रीय। सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, देखिए अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87 के तहत कहा गया है, 87 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक या नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक को राष्ट्रपति सदन में अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति सदन में अभिभाषण देते हैं, जिसे मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। और वहीं पर याद क्या कराए? 87 प्लस 89 बराबर 176। क्या हो गया? राज्यपाल का अभिभाषण। उत्तर निकल गया और डी नंबर। 9वां चले, बांग्लादेश की संसद को क्या कहेंगे? सी नंबर, जातीय संसद। जहां नेसेट है वहां क्या हो जाएगा? नेसेट इजराइल, नेसेट इजराइल। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। और डाइट जापान, डाइट जापान। 10वां क्वेश्चन करें, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी थे? गौर से सुनिएगा, अमीर खुसरो बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक कुल मिलाकर 8 सुल्तान के राज दरबार को सुशोभित किया था। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी थे। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी थे। अमीर खुसरो को कव्वाली गायन शैली, तबला, सारंगी का जन्मदाता माना जाता है। इनकी सबसे प्रमुख रचना तुगलकनामा है, सबसे प्रमुख रचना। अब यहां पर क्वेश्चन कर रहा है,
अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? देख भाई, पहलवान से मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। चित्तौड़ अभियान को जीतने के लिए नहीं किया गया था। सबको पता है, पद्मावत सिनेमा देखे ही होंगे, कहानी की कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब मूड उनका खराब होता था तो साथ में रहता था अमीर खुसरो, कुछ न कुछ कविताओं के माध्यम से उनका मनोरंजन किया करते थे। तो कवि किनके थे? किनके? अलाउद्दीन खिलजी को। उत्तर भी निकल गया होगा, डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, कई बार लिखा चुके हैं। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 11 में चले। रॉकेट उड़ने का सिद्धांत सबको पता है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन रेखीय संवेग संरक्षण के अतिरिक्त एक और आएगा, न्यूटन के गति का कौन सा नियम? तीसरा नियम। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 12 नंबर चले भाई, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर का पारा का अयस्क, पारा को मरकरी कहा गया, पारा का अयस्क की नेबर। पारा से 3-4 क्वेश्चन ले लें। पारा के अणु का कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल अधिक रहने के कारण वह कांच या बर्तन के दीवार को गीला। पारा उष्मा का सुचालक, पारा प्रकाश का अपारदर्शक, ओपेक्यू। यही कारण है थर्मामीटर, बैरोमीटर में पारा का यूज किया जाता है। हल्का सा उष्मा पाकर पारा ऊपर की ओर उठने लगता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा से 2-3 क्वेश्चन बना बैरोमीटर से। यदि बैरोमीटर का पारा ऊपर उठ रहा है तो प्रति चक्रवात, इसे स्वच्छ मौसम कहा गया। प्रति चक्रवात को क्या कहेंगे? स्वच्छ मौसम। यदि पारा हौले हौले नीचे आ रहा है, वर्षा की संभावना। यदि पारा अचानक नीचे आया, आंधी, तूफान, चक्रवात, जिसे ही कहते हैं अंग्रेजी में साइक्लोन आने की संभावना। 3 क्वेश्चन बनता। आपके सेट में भी, आज के सेट में क्वेश्चन है, अचानक नीचे गिरे, आंधी, तूफान, चक्रवात, हौले हौले आए, वर्षा, ऊपर उठे, स्वच्छ मौसम, जिसे ही क्या कहेंगे? प्रति चक्रवात। तांबा का मुख है प्राइट, एल्युमिनियम का मुख है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का मुख है बॉक्साइट। और लोहा का सबसे प्रमुख हेमेटाइट, लेकिन सबसे उत्तम मैग्नेटाइट। बस 12 का बी नंबर केवल लिखते चलेंगे। पारा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी, सी ने बार मरकरी का सी ने बार। यहीं पर बता दीजिए पारा का क्या है? संसंजक बल का मान, संसंजक बल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स का मान अधिक होने के कारण यह बर्तन को नहीं भिंगाता है। बर्तन को नहीं भिंगाता है। दूसरा, पारा उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक और प्रकाश का अपारदर्शक। उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर, और बैरोमीटर। अब लिखिए, नहीं समझ गए? पारा सामान्यतः किसी धातु के बर्तन में रख दिया जाए तो अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है? लेकिन अपवाद है, टंगस्टन, लोहा,
प्लेटिनम के साथ वह किसी प्रकार का अमलगम नहीं बनाता। अतः पारा को रखने के लिए लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम के धातु का बर्तन का प्रयोग किया जाता है। हो गया क्लियर? अब देख भाई, सबसे उत्तम हमने कहा लोहा का सर्वोत्तम अयस्क मैग्नेटाइट, लेकिन सबसे प्रमुख अयस्क हेमेटाइट। मैग्नेटाइट देख भाई, जो सबसे उत्तम है उसकी क्वांटिटी कम रहती है। अमिताभ बच्चन सदियों के नायक, ऐसा आजकल में कोई हीरो नहीं हो सकता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मोहम्मद सिंह धोनी, प्रदीप कुमार, ऐसा ऐसा विराट व्यक्तित्व वाला कि पूरे विश्व में हमने क्या किया, जो सर्वोत्तम है उसकी क्वांटिटी कम है, जो बहुते है वो बहुते है। तो भाई सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? हेमेटाइट, सबसे उत्तम अयस्क। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस सबको पता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा गया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का विखंडन होने से कितने 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति। जल्दी से लिख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप छत्तीस एटीपी ऊर्जा प्राप्ति होती है। अतः इसे कोशिका का पावर हाउस या कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। और ऑप्शन आइए, लाइसोजोम लिखा हुआ है, लाइसोजोम, लाइसोजोम को कोशिका का सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली या परमाणु बम कहा जाता है। एक और, न्यूक्लियस या केंद्रक को कोशिका का सेंट्रल हॉल, नियंत्रक कक्ष कहा जाता है। एक और ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी नाम है अंतःस्रावी जालिका, शॉर्ट फॉर्म कहते ER, शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं ER, जिसमें रुखरा ER में
राइबोसोम पाया जाता है, रुखरा रफ में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। बढ़ते हैं 14 नंबर का रहा है, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाली संस्था कौन सा है? सबको पता है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। वहीं पर लिख ले 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिसिल क्या है? तो भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 15 का शेयर बाजार से संबंधित। डी नंबर। 16 नंबर पीसा का झुका हुआ मीनार है कहां भाई? सबको पता है, इटली में है। और यह इटली में झुका रहने के बावजूद भी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, आधार तल के बीच से होकर निकल जाता है। 17 नंबर चले। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गौसाल थे। जहां पर ए नंबर है अजित के समकालीन। 17 का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। के समकालीन, केस कंबलीन, इनके द्वारा उच्छेदवादी संप्रदाय की स्थापना किया गया, जिसे ही भौतिकवादी संप्रदाय कहा गया। इसे ही भौतिकवादी संप्रदाय कहा गया। चार्वाक क्या दिया था? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन में क्या कहा गया था? जब तक जिएंगे खुशी से जिएंगे, चाहे ऋण लेकर घी पिएंगे। जब तक जिएंगे ऐश मौज करेंगे, चाहे ऋण लेकर ही घी पिएंगे। किस दर्शन में? अब देखो एक और ऑप्शन है रामानंद। तो देख भाई, रामानंद से क्वेश्चन बनता है, भक्ति दक्षिण उपजे उत्तर लाए रामानंद। मतलब भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में नैनार संतों के द्वारा किया गया, जिसे उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद ने किया। तो दक्षिण से उत्तर भक्ति लाया रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति को लाया। अगला चलते हैं 18 नंबर। देखो किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा? अकबर को। क्योंकि अकबर ने क्या किया? एक से एक काम किया, सब इस्लाम विरोधी। तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया 63 में। उससे पहले 62 में दास प्रथा समाप्त कर दिया। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ। 64 में जजिया कर समाप्त हुआ। 75 में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया, गुजरात विजय के अवसर पर। अब 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाने की स्थापना किया और विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में सुलह करने के लिए डिस्कशन करवाया। लेकिन डिस्कशन इतना महंगा हुआ कि 2 साल में उसको बंद करना पड़ा। अलग मजहर की घोषणा किया गया 79 में। दीन या इलाही धर्म की घोषणा किया गया 1582 ईस्वी में। इतना ही नहीं, हज इलाही संबत के स्थान पर 1583 ईस्वी में इन्होंने हिजरी संबत के स्थान पर 1583 ईस्वी इन्होंने इलाही संबत। हजरत संबत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा जाने के उपलक्ष्य में हिजरी का स्थान पर अकबर ने क्या किया? इलाही संबत 1583 में। तमाम कार्य ऐसा था, लग रहा था इस्लाम विरोधी था। बदायूनी ने
अकबर को इस्लाम विरोधी करा दिया। बदायूनी से 4 जगह नाम आएगा, चारों में एक क्वेश्चन हिट है। बदायूनी ने ही दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को प्रजा से प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम विरोधी घोषणा किया। बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया और बदायूनी ने मोहम्मद कादिर शाह के साथ मिलकर महाभारत का फारसी अनुवाद राजमनामा के नाम से किया। फिर से एक बार, बदायूनी ने पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा, सुल्तान को प्रजा से प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। बदायूनी ने अब्दुल कादिर खान के मदद से दोनों साथ मिलकर रामायण का महाभारत का राजमनामा के नाम से फारसी अनुवाद करा। लिखाने की आवश्यकता नहीं। उत्तर क्या निकलेगा? 18 का ए नंबर। 19 नंबर चले, देख भाई, उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा किया गया। उपनिषद का फारसी सिर ए अकबरी, नाम क्या था उसका? सिर ए अकबरी। दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा अनुवाद सिर ए अकबरी, कौन? सिर ए अकबरी के नाम से करवाया। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। 20 में चले, किसने कहा था विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु या पिता? देख भाई, सुभाष चंद्र बोस का नाम 2 विशेष कार्य से है। सुभाष चंद्र बोस जिनका राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास से CR दास थे। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत असहयोग आंदोलन के दौरान किए। 1921 ईस्वी में इंडियन सिविल सेवा के रिजाइन मारकर महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। लेकिन जब महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए, सुभाष चंद्र बोस को बड़ी झटका लगा, क्योंकि जॉब छोड़ के आया था। इस NTPC के महा वैकेंसी में एगो सीट लेने का मन कहा, लेकिन जैसे तैयार हो रहा था वैकेंसी यदि कैंसिल हो जाए, जॉब छोड़ के जो आया है उसका क्या हाल होगा। तो महात्मा गांधी का कड़ा विरोध किया कि जब देश की पूरा जनता का उत्साह चरम पर था, तो गांधी जी के द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन का स्थगन करना कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि जम्मू कश्मीर के किसी एक गांव में कोई महामारी हो जाए तो उसकी दवा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दिया जाए। और यही का परिणाम था स्वराज दल का स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू का। इस सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद स्वामी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा और राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दिया। राजा राम मोहन राय को युग दूत, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, राजा राम मोहन राय को युग दूत, स्वामी विवेकानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता की उपाधि दिया। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट लिख लेंगे। उत्तर निकलेगा डी नंबर। ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को युगदूत राजा राम मोहन राय को आध्यात्मिक पिता विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को कहे। 21 में चले, हंगरी स्टोन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन कौन? यही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना किया, जिसके आधार पर उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी
दिया गया और पहला भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, पहला भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। आइए यहां पर क्वेश्चन, हंगरी स्टोन, भूखा पत्थर के लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन चले 22 नंबर में, किसके शासनकाल के दौरान देशी समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसको कहते हैं। डी नंबर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से लेकर 1823, 1813 से लेकर 1823। और संपादक थे मार्क्समैन। संपादक कौन थे? मार्क्समैन। समाचार दर्पण संपादक मार्क्समैन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर में कि किस आंदोलन ने महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश का मौका मिला? सबको पता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। सी नंबर 17 का चंपारण आंदोलन। 24 नंबर में कह रहे आजाद हिंद फौज के सैनिक पर मुकदमा कहां चला? लाल किला पर। गौर से सुनिएगा, 5-6 क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस, 1942 जापान। पहला कमांडर कैप्टन मोहन सिंह। पहला कमांडर कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दक्षिणी पूर्वी भारत, म्यांमार, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप सब विजय किया। और विजय करता तब तक उनका समर्थक देश जापान को 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर तहस नहस कर दिया गया। फॉर्मोसा की यात्रा, एरोप्लेन की यात्रा कर रहे थे, एरोप्लेन क्रैश कर गया बेचारे। अब आजाद हिंद फौज के सेनापति को पकड़ पकड़ कर लाल किला पर मुकदमा चला। प्रेम सागर, गुरुदीप सिंह इत्यादि प्रमुख नेता प्रमुख थे। लाल किला पर इनके बचाव पक्ष में जो वकीलों का दल था उसका नेतृत्व बुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया। और अंत में वायसराय लॉर्ड बेबल ने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करता हुआ फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कहां पर मुकदमा चला था? लाल किला। इनके समर्थन में वकीलों का दल का नेतृत्व बुल्ला भाई देसाई। बुल्ला भाई देसाई। उत्तर भी निकल गया होगा। सी नंबर। 25 नंबर चले, सरकार के व्यय पर नियंत्रण कौन किया भाई? तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। यूट्यूब वाले के लिए फिर से एक बार मैं बता दूं, इस टेस्ट विद डिस्कशन को आप लगातार देखते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि एक बार देख के छोड़ दो, 5 मिनट देख के छोड़ दो। आज यूट्यूब पर एक आप लोग कमेंट किए हैं, जो उस कमेंट को मैं आप लोग के बीच बता दूं। उसमें कहे गुरुजी आपसे अनुरोध है कि आप अपने चैनल श्रोतागण को यह यूट्यूब के माध्यम से कह देंगे कि आप इस चैनल का उपयोग कान में ईयरफोन लगाकर करें, क्योंकि हम रूममेट हैं, हम इसका दूसरा चीज पढ़ते हैं और उसका केवल प्रदीप सर का सुनता रहता है, सर डिस्टर्ब होता है। हम तो कोई वो सब शेयर होता है यूट्यूब पे। तो चल भाई हुआ तो अच्छी बात है। बउआ लोग देख भाई, अच्छा किया जो जगा दिया। समय देगा तुम, देखेगा तुम, और फायदा लेगा कोई और। देख भाई, डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इसको छुपाकर, चोराकर, अकेले में, तन्हाई में देखिएगा और उसको बार बार रिपीट करते रहिएगा। जिनके पास अभी तक कौटिल्या जीएस का नहीं जा पाया है उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रण कीजिएगा कि इस बार कम से कम प्रत्येक व्यक्ति जो देख रहा है उसको रिजल्ट देना पड़ेगा। यदि यह बात होगी तो फिर मैं आगे लाता रहूंगा। इसी सब के साथ यूट्यूब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।